गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो है वो अपन एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंट टाइप ऑफ करंट्स। बेसिकली तो हमारे सिलेबस में दो ही तरह के करंट है। पहला नंबर का है डायरेक्ट करंट डीसी, जो अभी तक अपन ने पढ़ा, जो बैटरी से बनता है। दूसरे नंबर का है साइन वेव अल्टरनेटिंग करंट एसी, जो एक साइन कर्व बनाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में दो ही तरह के करंट होते हैं। कुछ करंट ऐसे होते हैं जो अल्टरनेट तो होते हैं परंतु साइन कर्व फॉलो नहीं करते। कुछ करंट ऐसे होते हैं जो वेरिएबल होते हैं, समय के साथ बदलते हैं, यानी कि डायरेक्ट करंट तो नहीं होते, लेकिन वो समय के साथ जब बदलते हैं तो वो साइन के फॉर्मूले से यूनिफॉर्मली न बदलते हुए सिर्फ बढ़ते ही जाते हैं, सिर्फ घटते ही जाते हैं, अचानक बढ़ते हैं फिर बहुत देर तक घटते रहते हैं। ऐसा कुछ भी हो सकता है, अजीब अजीब टाइप के। तो वैसे तो क्या होता है कि जनरली इस वेरिएबल करंट को अपन लॉज में नहीं बांध सकते, लेकिन कुछ वेरिएबल करंट हैं जो किसी पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे मान लो कि सॉ टूथ करंट, सॉ टूथ अल्टरनेट करंट, तो वो ऐसे ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। जैसे सॉ टूथ किसको बोलते हैं? आरी होती है ना, जिससे लकड़ी काटते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे चलती, तो उसके दांत होते हैं आगे। उस टाइप का करंट कुछ ग्राफ बनता है। फिर एक स्क्वायर वेव ग्राफ होता है, स्क्वायर वेव करंट होता है। स्क्वायर वेव में जैसे अपना एक करंट ऐसे कर्व ले रहा था ना, इसकी जगह क्या होता है, स्क्वायर्स बनने लग जाते हैं। तो इस तरह के भी करंट हैं। अब वैसे तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ये लोग क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी डालते हैं। आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं बोल सकते उसको, लेकिन थोड़ा हायर लेवल का करियर क्वेश्चन बोल सकते हो, जो कि वेल डिफाइंड नहीं। तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है, कैसे पता करना है कि वेरिएबल करंट है क्या, कैसे पता करना है कि उसकी जो है वो एवरेज वैल्यू क्या है या फिर उसकी आरएमएस वैल्यू क्या है, तो हमने एसी में तो सब निकाल लिया। तो इस वाले में भी अपन निकालेंगे कि अलग टाइप का कोई करंट आ जाएगा तो फिर उसे कैसे सॉल्व करना। ठीक है, इसलिए मैंने इसको अलग से एक कैटेगरी में दिया गया। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखें यहां पे सबसे पहला डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट और वेरिएबल करंट में अंतर कैसे करोगे। तो पहला क्वेश्चन अपन यही बनाते हैं, फाइंड द टाइप ऑफ करंट। किस टाइप का करंट दिया हुआ है ये आपको बताना। Q इज इक्वल टू 2t प्लस 1। दूसरा है Q इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। तीसरे नंबर पे है Q इज इक्वल टू 5t। चौथे नंबर पे है I इज इक्वल टू 2। पांचवें नंबर पे है I इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी। छठे नंबर पे है I इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सातवें नंबर पे है I इज इक्वल टू 4 कॉस ओमेगा टी प्लस 5। आठवें नंबर पे है Q इज इक्वल टू 3। नाइन्थ नंबर पे है I इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी। फिर एक और ले लेते हैं, I इज इक्वल टू 2t प्लस 3 साइन ओमेगा टी। अब आप ये देख के बताएं, इन इक्वेशन की शक्लें देख के बताएं कि कौन सा किस टाइप का करंट है। फाइंड द टाइप ऑफ करंट, कौन सा किस टाइप का करंट है। ऊपर करंट के टाइप लिखे हुए हैं। एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है जो कि साइन वेव या कॉस वेव फॉलो करता है, कि डीसी है, बताएं फटाफट, पॉज का बटन दबाएं, सोचें।
चलिए देखें, सबसे पहले क्या स्टेप्स लेनी है आपको कि करंट कैसे पता करोगे। तो उसके लिए क्या करना, करंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। करंट बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब करंट का फॉर्मूला है dq बाई dt, जहां पे q क्या है, उसका डिफरेंशियल है। तो चार्ज का यदि अपन डिफरेंशियल करते हैं तो करंट मिल जाता है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर उसने चार्ज दे रखा है, इट इज 2t+1। क्या करें कि इसका डिफरेंशियल कर दें। तो करंट इज इक्वल टू dq अपॉन dt विच इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ 2t+1। अब इसका जब डिफरेंशियल करोगे तो t का डिफरेंशियल 1 होता और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता। तो बचा क्या 2, क्योंकि t का डिफरेंशियल तो 1 हो गया, इसका 1 हो गया तो यहाँ 1 लिखा और इसका तो 0 ही हो गया। तो क्या आया 2। अब 2 एम्पियर का करंट देख के तुमको ये पता पड़ जाएगा कि ये करंट किस टाइप का है। तो जब उसने बोल ही दिया कि 2 एम्पियर का करंट है ना, फिक्स है, तो करंट का यदि समय के साथ ग्राफ बनाओगे तो 2 एम्पियर पे ही अटका रह जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे यदि तुमने बोला कि टाइम और ये करंट है, तो करंट का यदि ग्राफ बनाओगे तो 2 एम्पियर पे अटक जाएगा ये तो, और 2 एम्पियर पे ही चलता रहेगा, फिक्स्ड है। तो इट इज डायरेक्ट करंट डीसी विच हैज ए फिक्स्ड वैल्यू। कैसा है ये डायरेक्ट करंट डीसी, फिक्स्ड वैल्यू, ना तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना उसकी वैल्यू चेंज हो रही। ठीक, चलिए अब दूसरा वाला देखें, नंबर 2। तो नंबर 2 में उसने बोला है कि चार्ज इज इक्वल टू 3t² माइनस 2t+1। अगर ये चार्ज है तो इस केस में क्या होगा, हम इसका निकालेंगे dq बाई dt। करंट इज इक्वल टू dq अपॉन dt। अब इसका डिफरेंशियल करोगे तो d बाई dt ऑफ कितना आएगा, 3t² माइनस 2t+1। तो इसका जब अपन डिफरेंशियल करेंगे तो 3t² का हो जाएगा 60 माइनस 2, कांस्टेंट का 0। आई बात समझ में। ये कूद के ऊपर से आगे आता है और ऊपर से कम हो जाता है, तो 3 2 6 माइनस 1, ऊपर हो गया 60 और 2 में से 1 कम हो गया तो 1। ठीक है, तो ये उसका डिफरेंशियल हो गया। अब यहाँ पे करंट देखो कि इस करंट को यदि मैं बोलूँ कि तुम इसका ग्राफ बनाओ, तो इसका ग्राफ बनाओगे करंट का समय के साथ, तो उस केस में ये बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि इधर साइड समय लोगे, इधर साइड तुम करंट लोगे यहाँ पे। अब जैसे तुमने करंट में t इक्वल टू 0 पुट किया, ठीक है, तो उस समय तुम्हें करंट क्या मिला, 0 पुट करो इसके अंदर, यहाँ 0 पुट करो, तो t इक्वल टू 0 पुट किया तो ये तो 0 हो गया, -2 मिला। फिर तुमने t इज इक्वल टू 1 पुट किया, तो 6 में से 2 गए तो बचे 4, तो उस समय जो करंट मिला वो 4 मिला। फिर तुमने 2 पुट किया, तो 6 × 2 12 - 4, 12 - 4 इसका मतलब हो गए 8। अब जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जा रहे हो, 0 1 2 ऐसे ऐसे 4 4 आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे 3 डालोगे ना तो 6 3 18 - 2 हो गया, 18 - 2 हो गया 16। तो पहले -2, फिर 4, फिर 8 और फिर 16। इसको प्लॉट करोगे अगर तो -2 तो प्लॉट करेंगे तो करंट माइनस में, मतलब यहाँ पे कहीं है, तो -2, यहाँ -2 प्लॉट होगा। फिर उसके बाद 4 प्लॉट करना उसको, तो 4 प्लॉट होगा यहाँ कहीं पे, जब समय 0 था, फिर ये समय 1 है, फिर ये समय 2 है, फिर ये समय 3 है। 2 समय पे ये 8 पे चला जाएगा, ये 8 यहाँ कहीं चला जाएगा, और उसके बाद 3 नंबर के समय पे ये 16 पे चला जाएगा कहीं, ये 16 पे चला गया। यहाँ पे कितने नंबर है, 2 नंबर है, ये 1 नंबर है, 0। अगर तुम इसको मिलाओगे ऐसे, ठीक है, यहाँ से अगर तुम इसको मिलाओगे तो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, और ये करंट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो बताओ ये कौन सा करंट हुआ, क्या ये पहले नंबर का करंट हुआ डायरेक्ट करंट, मतलब नहीं हुआ। डायरेक्ट करंट की फिक्स्ड वैल्यू होती, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है। क्या ये अल्टरनेटिंग करंट है, तो है तो सही, अल्टरनेटिंग नहीं है लेकिन वेरिएबल, ठीक है, अल्टरनेटिंग नहीं है, क्योंकि अल्टरनेटिंग में रिपीट होना चाहिए, पैटर्न रिपीट होना चाहिए। इसमें तो बढ़ता ही जा रहा है, तो ये वेरिएबल करंट की श्रेणी में आएगा जो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, समय के साथ। तो इसको अपन ने क्या बोला कि ये वाला वेरिएबल करंट है।
कोई डाउट इसमें सेकंड वाले में? नहीं। चलो आगे बढ़ाओ, थर्ड नंबर पे चेक करो उसको। थर्ड नंबर पे क्या आता है? थर्ड नंबर चेक करते हैं अपन। थर्ड नंबर पे बोल रहा है Q इज इक्वल टू 5t। Q इज इक्वल टू 5t, डिफरेंशियल करो dq बाई dt। dq बाई dt इज 5 विच इज द करंट। तो करंट बराबर 5 एम्पियर। 5 एम्पियर का इसका मतलब फिक्स हो गया है। तो और यदि करंट फिक्स हो गया तो ये डायरेक्ट करंट है, तो इट इज डायरेक्ट करंट DC। ठीक, फोर्थ नंबर पे आ जाएं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 देखें। फोर्थ में I इज इक्वल टू 2, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही ना, 2 एम्पियर उसने डायरेक्ट ही दे दिया ना, तो इसमें क्या डिफरेंशियल करेंगे? 2 एम्पियर जैसा ये है वैसा का वैसा यही है, इसका मतलब ये तो DC ही है, तो इट इज डायरेक्ट करंट। इसमें अगर वो चार्ज देता तो हम डिफरेंशियल करते, इसने करंट ही दे दिया I क्या होता है? करंट। तो जब करंट ही दे दिया तो कुछ नहीं हो सकता। चार्ज देता तो हम डिफरेंशियल करते उसका, तो चार्ज ना देते करंट दे दिया। चलिए अब 5वें नंबर पे देखें, I इक्वल टू A साइन ओमेगा टी। अब देखें यहाँ पे ध्यान से, ये जो है करंट, इसकी कुछ पीक वैल्यू है, ये पीक वैल्यू है इसकी, ये वाली, और इसमें अगर तुम टाइम की वैल्यू चेंज करोगे तो ये साइन ग्राफ बना देगा। तो नियम ये है कि जो भी साइन ग्राफ या कॉस ग्राफ बना देता है वो AC होता है, और अल्टरनेटिंग साइन वेव करंट होता है, साइन वेव। ठीक है, एग्जैक्ट साइन ग्राफ बना देता है, तो इट इज AC। तो अगर किसी ने पूछा ये क्या है तो ये AC है। ठीक है, तो इट इज AC। अब आया करंट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। करंट इज इक्वल टू टी स्क्वायर में दिख ही रहा है कि जब मैं t की जगह 1 डालूंगा तो करंट मुझे 1 एम्पियर मिलेगा, लेकिन जैसे ही मैंने t की जगह 2 डाला तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो करंट मुझे 4 एम्पियर मिला। इसका मतलब ये हुआ कि समय बढ़ा तो करंट बढ़ा। आई बात समझ में? समय बढ़ा तो करंट बढ़ा, तो ये तो वेरिएबल हुआ ना, और वैसे भी साइन कर्व कहाँ फॉलो कर रहा है, तो समय के साथ टाइम पे निर्भरता है ना उसकी, तो टाइम पे निर्भरता है, तो ये कैसा है? वेरिएबल, 6th वाला। परंतु इट इज नॉट AC। ठीक, चलिए नीचे आए, ये बोल रहा है करंट इज इक्वल टू 4 cos ओमेगा टी। अब इसको देखते सी, अगर इतना ही होता तो हम बोल देते AC है, लेकिन इसमें पीछे 5 और जोड़ के बैठा हुआ है। अब ये पीछे 5 का मतलब क्या है? तो मान लो कि मैं इसको हटा दूं और सिर्फ पीछे वाले को देखूं, तो पीछे वाला 5 अगर मैं लिखता करंट इज इक्वल टू 5, तो तुम क्या बोलते? कौन सा करंट है? तो यहाँ पे देखो, करंट इक्वल टू 2 को तुमने क्या बोला था? करंट इक्वल टू 2 को तुमने क्या बोला था? DC। तो यदि मैं बोलता सिर्फ पीछे पीछे वाला देखो, करंट इक्वल टू 5, तो तुम क्या बोलते? AC, है ना, सॉरी DC। और अगर मैं सिर्फ बोलता इतना देखो तो तुम क्या बोलते? AC, क्योंकि ये वाला AC के लिए बोला था मैंने। तो ये पार्ट उसका AC है, ये पार्ट उसका DC है, और ये मिक्स्ड करंट है। ये नए तरीके का करंट है जिसमें AC DC मिला दिया। इसने क्या किया? घर की पावर लाइन में 2 सेल लगा दिए, तो 2 सेल भी अपना करंट भेज रहे हैं, और वो जो पावर लाइन है वो भी करंट भेज रही है। तो ये कौन सा हो गया? मिक्स्ड करंट। और मिक्स कौन सा करंट है? AC प्लस DC। आई बात समझ में? तो AC प्लस DC, ऐसा भी करंट आता है, रेक्टिफायर में आएगा लास्ट चैप्टर में। मिक्स हो जाते कभी कभी ये दोनों करंट आपस में। ठीक है, तो AC प्लस DC मिक्स हो गया, इसमें दिख रहा है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया ना कि AC प्लस DC मिक्स हो गया, तो बताओ इसकी पीक वैल्यू क्या, RMS वैल्यू क्या, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो हमने इस वाले की RMS वैल्यू वगैरह तो पढ़ी है, I0/√2, और इसमें तो RMS वगैरह कुछ होता ही नहीं, जो होता है वो एक ही होती है। तो लेकिन मिक्स हो गया तो अब क्या? तो ये क्वेश्चन आज अपने को करना है। ठीक है, तो पहले अपन समझ लें कितने तरह का करंट है, उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। अब Q बराबर 5 या 3 कुछ भी, अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा तो करंट मिलेगा मुझे dQ/dt। लेकिन ये तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होगा, इसका मतलब इस इक्वेशन का डिफरेंशियल 0 होगा, मतलब करंट 0 होगा। तो इसमें तो करंट ही नहीं है ना, इट इज नो करंट। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये नो करंट का केस। ये सिर्फ चार्ज है, चार्ज अकेला रखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। Q बराबर 3 कूलाम 4 कूलाम कुछ भी, ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं ना, ये तो चार्ज रखा हुआ है। चार्ज रखा हुआ है तो करंट कहाँ है? करंट चलना चाहिए तब होता है, ये समय के साथ थोड़ी मूव कर रहा। ठीक, उसके नीचे आ जाए, 9th नंबर पे देखें, इतना बोलूं तो AC है,
और इसको छुपा लो, इतना इतना बोलें तो भी एसी है। लेकिन ये दोनों एसी अलग अलग हैं क्योंकि इसकी पीक वैल्यू 3 है और इसकी पीक वैल्यू 4 है। इसका मतलब ये दो अलग अलग टाइप के एसी हैं और दो अलग अलग टाइप के एसी आपस में मिक्स हो गए तो हो सकते हैं। ठीक है, इंडिया का एसी जो है वो अमेरिका के एसी में मिक्स हो गया, तो AC1 AC2 के साथ मिक्स हो गया, अलग अलग तरीके के एसी मिक्स हो गए। इसका मतलब ये 2 टाइप्स ऑफ एसी। चलिए उसके नीचे देखें, ये है करंट जिसमें 2T है। अगर मैं सिर्फ 2T बोलता तो तुम वेरिएबल करंट बोलते क्योंकि समय के साथ बढ़ता है। ये वैसा का वैसे ही होता है जैसा कि ये है। तो इसको तुमने क्या बोला था? वेरिएबल करंट बोला था। ठीक है, इसको क्या बोला था? वेरिएबल करंट बोला था। ये वेरिएबल करंट, तो इतना हिस्सा तो वेरिएबल करंट है और इतना हिस्सा एसी है। तो ये वेरिएबल करंट में एसी मिल गया, किसी में कुछ भी मिल जाता, हम क्या करें। तो वेरिएबल करंट में एसी मिल गया, ये वाला क्वेश्चन, वेरिएबल करंट विद एसी हो गया। उसके बाद वाला बताएं, लास्ट वाला। तो उसका आंसर है इसमें करंट ही नहीं है, नहीं है करंट 5 एम्पियर का। तो ये फिक्स करंट है क्योंकि यहाँ पे देखो, तुम इसको देख के कंफ्यूज मत होना, इसमें टी नहीं है। ये टी नहीं, जो टी होना चाहिए ना वो टी नहीं है। अगर टी नहीं है तो ये समय के साथ बदलेगा नहीं, और समय के साथ यदि बदलेगा नहीं तो आई बराबर 5 या इसकी जो भी वैल्यू सॉल्व करने से आएगी cos 270। तो cos 270 क्या होता है? ऑल साइन टी कॉस। cos 180 -1 होता है, cos 270 जो है वो यहाँ आएगा 0, ये 90, ये 180, ये 270। तो cos 270 की वैल्यू 0 होती है, तो बेसिकली इसकी वैल्यू ही 0 है इतने हिस्से की। और अगर इसकी वैल्यू 0 है तो 5 से मल्टीप्लाई होकर भी 0 देगा। इसका मतलब ये भी नो करंट का केस, क्योंकि जब इसमें 5 में मल्टीप्लाई होगा इस हिस्से का तो 0 ही देगा। तो दिस इंटू दिस इज ऑल्सो 0, दिस इंटू दिस इज 0, तो देयर इज नो करंट। ठीक है, इसमें टी नहीं है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे टी होता तो ये एसी होता। ठीक, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ करंट्स है। अब आप इसको नोट कर लें तो आपको पता पड़ जाएगा कि कितने तरह के करंट है। फिर उसकी अपन वैल्यूज निकालते हैं, एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू जिसकी निकलती होंगी स्टैंडर्ड्स की। चलिए नोट कर लीजिए, पॉज दबाइए, नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं और नीचे ले रहा हूं। 2 और 3 नंबर का सॉल्यूशन यहां दिया हुआ है, इसका पॉज दबाएं। चलिए नोट कर लिया हो तो ठीक, नहीं तो फिर एक बार और पॉज दबा लें। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ तरीके की अलग करंट भी अवेलेबल है, और दूसरा एक और ऑप्शन हो सकता है कि 2 करंट आपस में मिक्स हो जाए। ठीक है, तो वो अपन ने भी देख लिया। अब अपन क्या करते हैं कि इनकी कुछ स्टैंडर्ड करंट्स की पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, और कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। ठीक है, अब देखें यहां पे तुम्हें कोई भी करंट की एवरेज वैल्यू पूछी हो, किसी भी टाइप के करंट की एवरेज वैल्यू पूछी हो, तो उस केस में क्या करना, उस करंट की वैल्यू को इंटीग्रेट करना टाइम से, और जितने समय के लिए पूछी गई हो उसको यहां से यहां तक अपर लिमिट और लोअर लिमिट के लिए पुट करना, और उसके बाद उसके अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dt लेना उसी समय के लिए। तो ये क्या निकलेगी? एवरेज वैल्यू निकलेगी। ठीक है, अब इसमें इंटीग्रेशन चाहिए रहेगा थोड़ा सा हमको, तो एवरेज वैल्यू चाहिए रहेगी अगर 0 से लेकर t तक, तो इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट small I during time interval of 0 to capital T seconds।
ये 0 से कैपिटल टी तक है, ठीक है। दूसरी बात, इफ द टाइम इज फ्रॉम 0 to t/2 means for half cycle change the limit जीरो से t/2 टू 0 से t/2। अब इसमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है, लिमिट चेंज करके, जैसे t/2 से 3t/2 बोला उसने, या 3t/2 से 10t बोला उसने, जो भी बोले वो, जहां से जहां तक उसको एवरेज चाहिए हो, तो यहां से यहां तक का एवरेज आ जाएगा, यहां तक के समय में उस करंट का एवरेज आ जाएगा। किससे? इस फॉर्मूले से। अब ये फॉर्मूला लगाने पे ये नीचे वाला देखो, ये फॉर्मूले में क्या फायदा है कि ये डायरेक्ट ही लग जाता है, इसको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t करा तो यहाँ पे 1 लिख के dt करोगे ना, और 1 का इंटीग्रेशन t होता है ऑलरेडी। अब अपर लिमिट डालोगे t और लोअर लिमिट डालोगे 0, तो अपर लिमिट t माइनस 0 इट विल बी t, ठीक है। अगर मान लो उसने बोला कि ऐसा नहीं करना, t/2 से t करना, dt को इंटीग्रेट, तो भी हम बोलेंगे 1 लगा हुआ है, और 1 का इंटीग्रेशन t होता है, अपर लिमिट डालेंगे ऊपर t और नीचे क्या डालोगे? t/2। अब इसकी जगह एक बार t लिखोगे, उसके बाद ब्रैकेट लगा के माइनस लगाओगे, और फिर इसी की जगह t/2 लिख दोगे, तो t में से t/2 जाएंगे तो t/2 बचेंगे। इसका मतलब बेसिकली ये सब सॉल्व करने का मीनिंग नहीं है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसका मीनिंग ये है कि आपको ऊपर वाले समय में से नीचे वाला समय घटाना। तो यहाँ पे देखो, ऊपर वाला समय t, उसमें से तुमने 0 घटाया, तो t में से 0 जाएगा तो t बचेगा, तो इसलिए t आंसर आ गया उसका। उसमें इंटीग्रेशन का कोई मीनिंग ही नहीं है ना, ये तो बेसिकली टाइम ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट इज टाइम ड्यूरेशन। ड्यूरेशन है कितनी देर तक, तो जैसे मैंने 0 से स्टार्ट किया और t समय तक या 10 सेकंड तक, तो 10 सेकंड का समय, लेकिन मैंने 5 सेकंड से स्टार्ट किया 10 सेकंड तक, तो ड्यूरेशन क्या रहा? ड्यूरेशन रहा t माइनस हाफ, तो 5 सेकंड से 10 सेकंड तक यानी 5 सेकंड का ड्यूरेशन रहा, तो 5 ही सेकंड का आंसर आ गया ना इसका, t/2, क्योंकि t माइनस t/2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही हो जाती है इस केस में, ठीक है ना। तो ये जो लिखा हुआ है बेसिकली इट इज टाइम ड्यूरेशन, यहाँ जो लिखा रहता है ना टाइम ड्यूरेशन रहता, ठीक। और ऊपर अब यहाँ पे आई वो डाल देना जिस प्रकार की इक्वेशन करंट की दे रखी हो। जैसे मान लो कि साइनोसॉइडल करंट है, ठीक है, या फिर ये वाला करंट है, जैसे I = t² है, ये करंट है, तो I = t² में वो t की जगह t² डाल देना, या फिर ये इसकी निकालनी है तो ये डाल देना, इक्वेशन डाल देना करंट की उस जगह पे। ये दोनों की निकालनी है ना, दोनों की अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा इसकी, ठीक है। तो ये समझ में आया तुमको एवरेज वैल्यू कैसे निकालनी है। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो RMS वैल्यू निकालनी। तो RMS वैल्यू निकालने का क्या तरीका था? तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, अगर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए बोले किसी भी करंट की, तो उसको उल्टा सॉल्व करना इधर से इधर की तरफ, तो ये हो जाएगा स्क्वायर मीन रूट, यानी सबसे पहले स्क्वायर करना, फिर उसका मीन लेना, फिर रूट ले लेना। जैसे मान लो उसने करंट दिया I, सबसे पहले इसका स्क्वायर करना, अब इसके बाद मीन ले लेना। मीन तो ऐसे ही लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन 0 से t, और फिर टाइम का इंटीग्रेशन dt 0 से t, ये मैंने उसका मीन ले लिया। अभी मीन लेना सिखाया ना, यहाँ पे I था ना, तो यहाँ पे स्क्वायर का मीन लेना, स्क्वायर का मीन लेना, तो स्क्वायर का मीन ले लिया, ये स्क्वायर का मीन ही हो गया ना, स्क्वायर किया और उसका मीन ले लिया, ये तो फॉर्मूला पुराना ही है। अब उसके बाद क्या किया? स्क्वायर का मीन लेने के बाद उसका रूट ले लिया। रूट लेने का मतलब यहां से इस तरीके से रूट ले लिया, तो ये तुमको IRMS मिल गया। अब इसमें नीचे देखो, नीचे तो वही का वही है t फिर से,
तो ये तो बेसिकली टाइम ड्यूरेशन ही है, डेल्टा टी बोल दो, टाइम ड्यूरेशन बोल दो। तो इट इज अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन टाइम ड्यूरेशन इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके टी आई स्क्वायर डी टी। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना कि अगर 0 से t है तो ये करना, अदरवाइज चेंज द लिमिट। ठीक है, तो चेंज द लिमिट इफ टाइम ड्यूरेशन इज नॉट फ्रॉम 0 to t। 0 से t टाइम ड्यूरेशन नहीं है, लिमिट चेंज कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये IRMS का फॉर्मूला आ गया। ठीक, यहां तक समझ में आई बात। तो जो भी उसने आई दे रखा उसको इक्वेशन को यहां रख देना, स्क्वायर कर देना और उसके बाद उसका रूट लेके, एवरेज लेके रूट ले लेना। ठीक, चलिए लिख लें इसको। तो ये वाला पहले लिख लें, एवरेज वैल्यू, पॉज दबा दें, पॉज दबाएं, नीचे ले रहा हूं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी लिख लें। लिख लिया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। चलिए नीचे ले लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके। लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। मैथ्स में बहुत सारे बच्चे कमजोर हैं, उनको इंटीग्रेशन ढंग से आता नहीं। अब इसमें क्वेश्चन में इंटीग्रेशन लगेगा, बीच बीच में भी लगेगा, AC पूरे सर्किट्स में लगेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ, वो आप रट लें, उतने इंटीग्रेशन से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले है साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक। ठीक है, अच्छा मैं इसको अगर k भी कर दूं तो भी चलेगा, k ओमेगा टी। 0 से लेके कुछ और कर दूं यहाँ पे nt तक, ये कुछ भी करो इसका आंसर 0 आता। ठीक है, अब तुम बोले क्या कैसे क्वेश्चन आएगा वहां पे, तो क्वेश्चन में ऐसे इसने लिखा 0 से लेके 2t तक साइन 5 ओमेगा टी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि यहाँ k की जगह क्या है 5, और ये 0 है, ये nt है, तो ये कितना है 0 से लेके 2t है। आ रही बात समझ में यहाँ तक? किसी भी और ऐसा कोई वो नहीं है। और भी क्वेश्चंस देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके मान लो सिर्फ t दे दिया और यहाँ पे तुमको सिर्फ साइन ओमेगा टी दे दिया तो भी 0 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे k 1 मान लिया जाएगा, k जो है ना वो 1 मान लिया जाएगा और n भी यहाँ पे 1 मान लिया जाएगा, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक, अच्छा किसी ने बोला कॉस में हो तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके एन टी कॉस में k ओमेगा टी हो तो भी आंसर 0 है उसका। ठीक है, ये सेम है, यहाँ पे और लगा देते हैं, साइन में हो या कॉस में हो दोनों एक ही बात है। अब है क्या, कैसे आया ये, तो आया तो इंटीग्रेशन से, लेकिन मैं ऐसे ही शॉर्ट में समझा रहा हूँ। एक बहुत ही आसान मेथड है, ये यूं करके ऐसे ग्राफ बनाओ इसका। अब तुमने साइन का ग्राफ बनाया तो तुम्हें साइन एक्स का ग्राफ सीख लो पहले। ठीक है, तो तुम्हें कुछ कुछ साइन एक्स ग्राफ भी सीखने पड़ेंगे। तो साइन एक्स का ग्राफ सीखे तो साइन एक्स का जो ग्राफ आता है वो इस तरीके से आता है, ये साइन एक्स का ग्राफ, जिसमें इसको अपन टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टी। और ये जब आ जाती है तो ये कितना हो जाता है 2t। अब उसके अकॉर्डिंगली तुम बांट सकते हो, ये t/2 होगा और यहाँ की बात करेंगे तो ये 3t/2 होगा। ठीक, यहां से लेके यहां तक एक वेव बन गई, आधी वेव बन गई, यहां से यहां तक आधी वेव, और आधी वेव जो है वो इधर साइड बन गई, यहां से लेके यहां तक की। अब क्या होता है कि आधी साइकिल पॉजिटिव है, आधी साइकिल निगेटिव है। तो यदि वो बोलता है कि 0 से लेके t/2 तक की एवरेज लो, तो ये जो होता है ना, इसका मतलब होता है एरिया को जोड़ो। इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। इट इज द एरिया अंडर द कर्व। तो कर्व के अंडर का एक एरिया लेंगे तो इसका एरिया पॉजिटिव आएगा, इसका एरिया निगेटिव आएगा, तो टोटल एरिया क्या आएगा, 0 आएगा एक साइकिल के लिए। एक साइकिल यहां से यहां तक की यूं चली ना
तो एक साइकिल एरिया जीरो, जितना ऊपर है उतना ही नीचे। यूं चली तो एरिया जीरो, क्योंकि जितना ऊपर है उतना नीचे। तो ये जैसे जब यूं चलेगी तो ऊपर और नीचे का एरिया बराबर आएगा। तो एक साइकिल यानी जीरो से लेकर टी तक भी ऐसे ही होगा, जीरो से लेकर 2t तक भी होगा, 3t तक भी होगा, इसीलिए उसने बोल दिया जीरो से लेकर nt तक ही ऐसा होगा। और ये साइन ग्राफ है, कॉस ग्राफ है, इसमें के लग जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 ओमेगा टी का ग्राफ भी वही बनता है जो 3 ओमेगा टी का बनता है, सिर्फ ऊपर नीचे अलग हो जाते हैं थोड़े से ऐसे में। कोई ज़्यादा नीचे हो जाता है, कोई कुछ ज़्यादा ऊपर चला जाता है, लेकिन अल्टीमेटली ये यूं हो जाते हैं, ये ऐसे ऊपर नीचे तो नहीं जाता, कि ऊपर नीचे तो एम्पलीट्यूड से जाएगा। ये यहाँ से जो बनाए गए हैं ये यूं हो जाते हैं, लेकिन रहेगा तो जितना प्लस में उतना ही माइनस में, शेप चेंज भी हो गया तो भी, इसलिए के टी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व इज जीरो। लेकिन ऐसा मत करना कि जीरो से लेकर t/2 को जीरो कर दिया। जीरो से लेकर t/2 तक यदि लोगे तो फिर जीरो नहीं होगा, क्योंकि उसमें एरिया आएगा, उसका एवरेज होगा कुछ ना कुछ, तो हाफ साइकिल एवरेज कहलाएगा, फिर करना पड़ेगा सॉल्व। ठीक है, तो ये फॉर्मूले याद रहेंगे। एक दो फॉर्मूले याद करने स्क्वायर के, क्योंकि अपने को जब आरएमएस निकालोगे ना तो तुम्हें स्क्वायर करना पड़ेगा। जब आरएमएस निकालोगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये स्क्वायर वाले फॉर्मूले भी तुमको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये दो स्क्वायर वाले फॉर्मूले भी बना देता हूं। 3 नंबर का इंटीग्रेशन जीरो से लेके टी तक, जीरो से लेके टी तक, साइन स्क्वायर के ओमेगा टी, इसका आंसर आता है t/2। ऐसे कैसे इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके टी तक कॉस स्क्वायर ओमेगा टी भी कर लोगे, के टाइम्स भी, तो भी उसका आंसर t/2 आएगा। के टाइम्स हो या ना हो, हमेशा ही जीरो ही आएगा उसका आंसर। ठीक है, तो ये दोनों जीरो नहीं, t/2 आएगा सर। तो ये दोनों जो है वो और याद रख लेना। क्या याद रखना है? साइन स्क्वायर के ओमेगा टी का आंसर क्या आएगा? t/2। साइन स्क्वायर की जगह कॉस भी हो जाएगा तो भी क्या आएगा? t/2। तो स्क्वायर के केस में फुल साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए बोलेगा तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जीरो से लेकर 2t तक फुल साइकिल के लिए। तो इतना याद कर लें, बाकी का फिर जिसको इंटीग्रेशन आता होगा वो कर लेगा, और जनरली इतने में हमारा काम चल जाता है। तो जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता वो भी इतने से काम चला लेगा अपना, एसी चैप्टर में तो चला लेगा कम से कम। चलिए लिख ले दोनों फॉर्मूले। अच्छा, इसमें एक और फायदा है, इसमें ना उलझते नहीं क्वेश्चंस में, डायरेक्ट आंसर लिख पाते हैं, नहीं तो इंटीग्रेट करना पड़ता। चलो ये लिख लिए ना, पॉज दबाओ, नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाओ। यहां पे देखिए 5 प्रकार के क्वेश्चन मैंने दिए हैं जिसमें नंबरिंग गलत हो गई, ये 4 है। तो फर्स्ट जो है उसमें i बराबर 5 पे तुम्हें एवरेज वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी। तो तुम पहचान पा रहे होगे कि पहला डीसी करंट, सेकंड वाला एसी करंट, तीसरा वाला 2 एसी करंट मिक्स है, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी वाला। पांचवें नंबर पे एक डीसी और एक एसी मिक्स है। छठे नंबर पे डीसी प्लस एसी प्लस अनदर टाइप ऑफ एसी मिक्स है। इन सब की एवरेज वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं अपन इसको उसी मेथड से, और वो इंटीग्रेशन के शॉर्टकट फॉर्मूले भी बीच में यूज में लाने पड़ेंगे। तो क्या क्या दिया हुआ है, एक तो इसकी नंबरिंग सुधार दें पहले, ये चौथे नंबर पे है, और दूसरा जो है वो ये फॉलोइंग। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक। अब सबसे पहला स्टार्ट करो, i इज इक्वल टू 5। फर्स्ट, तो फर्स्ट जो है वो डीसी है, डीसी। सेकंड इज एसी। थर्ड इज 2 टाइप्स ऑफ एसी मिक्स होगा। उसके बाद एसी और डीसी मिक्स होगा, डीसी प्लस एसी। फिर है डीसी प्लस एसी प्लस एसी प्लस, ओहो कहां चला गया, एसी जो है वो 2 तरीके का है उसमें, AC1 और AC2। ठीक है, इट इज AC1 AC2, बस इतना ही है इसके अंदर, 3 ही मिक्स हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वाला स्टार्ट करें, i इज इक्वल टू 5।
इट इज डीसी। अब डीसी में सबसे पहले अपने को निकालनी है आई एवरेज। तो आई एवरेज को कैसे लिखते हैं, ऐसे, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, 0 से लेकर टी, एक साइकिल के लिए निकाल रहा हूं मैं, तो यहां पे 1/t आ जाएगा। ठीक है, एक साइकिल के लिए हो तो 1/t हो जाएगा, हाफ साइकिल के लिए t/2 हो जाता है यहां पे। तो एवरेज वैल्यू ऑफ द एसी करंट ऑफ द करंट इज 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t, और इस i की जगह मुझे 5 रखना पड़ेगा क्योंकि i 5 के बराबर है, तो हो जाएगा 5dt। सो द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट इज इक्वल टू 1/t। अब देखो कुछ नहीं होता ना, तो 5 का इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 मान लेते हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन t हो जाता है, तो 5 का इंटीग्रेशन होगा 5t, क्योंकि 5t का डिफरेंशियल 0 होता है। अपर लिमिट लोअर लिमिट रखनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगी 1/t, 5t रखोगे छोटे t की जगह, तो इट विल बी t माइनस, फिर 0 रखोगे, उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ऊपर आया 5t, नीचे आया 5, t से t कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया 5। इसका मतलब इसकी एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ये इसका एक आंसर हो गया। एक आंसर और निकालेंगे, वो होगी आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू निकाल के मैं दिखा देता हूं तुमको, ताकि तुमको करने का तरीका आ जाए। वैसे तो वो दिख ही रही है कि क्या आने वाली है आरएमएस वैल्यू, लेकिन फिर भी देख लें। आई आरएमएस निकालते हैं, आई आरएमएस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर डी टी अपॉन 0 से लेकर टी तक बोलो, या एक साइकिल के लिए बोलो तो टी हो जाएगी, एक साइकिल के लिए, नहीं तो 0 से लेकर टी तक इंटीग्रेशन करते टी का। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, करंट की जगह डालना पड़ेगा 5, करंट की जगह 5 पहले भी डाला था, तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना 5 स्क्वायर यानी 25 हो गया, तो 25 डी टी अपॉन टी यहाँ पे चल ही रहा है, और 0 से लेकर टी तक इंटीग्रेट करना। तो अगली स्टेप में रूट में 1/t है ही, 25 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 25t, अपर लिमिट डालोगे t, लोअर लिमिट डालोगे 0, लोअर लिमिट 0, तो ये आएगी रूट में 1/t 25 t माइनस 0। अब 0 का तो कोई मीनिंग नहीं है, और ये t से t कट गया तो 25 बचा, 25 का रूट निकला तो 5 आ गया, तो जो पहले आया था वही आंसर अभी भी आ गया। ठीक है, तो इसकी आरएमएस वैल्यू भी क्या आई 5 एम्पियर। अब अपन ने इतना जो किया वो सिर्फ समझाने के लिए किया, वास्तविकता में हम देखते तो ही हमें पता पड़ जाता। अगर अपन इसका ग्राफ बनाए तो ग्राफ से तुम्हें बहुत कुछ चीज़ पता पड़ जाएगी। ये वाली जो लाइन है ये इसका ग्राफ बनेगी 5 एम्पियर पर। जब समय, इधर साइड क्या बनाया मैंने समय, इधर क्या बनाया मैंने करंट। जब समय 0 था तब भी 5 एम्पियर था, 1 था तो भी 5, 2 था तो भी 5, इसका मतलब ये तो लगातार ही 5 पे है। ठीक है, तो एक टाइम पीरियड के लिए बोले तो, एक टाइम पीरियड के लिए क्या, एक टाइम पीरियड के लिए बोले तो मान लो इतने के लिए बात कर रहा, जब इतने के लिए बात कर रहा है तो इस केस में इसका एवरेज अगर वो पूछ रहा है, इसका मतलब इट इज आस्किंग या ही इज आस्किंग द एरिया अंडर द कर्व। ये क्या निकाल रहे हैं अपन, एरिया अंडर द ग्राफ, अंडर द कर्व। यदि निकालते हैं तो उसका मीनिंग इंटीग्रेशन होता है। तो इस स्क्वायर का एरिया निकालो, तो अगर ये 1 सेकेंड है और ये 5 है तो इस स्क्वायर का एरिया 5 × 1 5 ही आएगा ना, तो ये इसका एवरेज हो जाएगा, तो एवरेज वैल्यू 5 हो जाएगी। आ रही बात समझ में। तो एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू सब 5 इसलिए हो गई क्योंकि एक चीज़ ऐसे सोचो कि अगर कोई चीज़ कांस्टेंट ही है, आज भी 5 एम्पियर है, कल भी 5 एम्पियर है, तो इन दोनों के एवरेज वैल्यू अगर 2 दिन की करोगे तो 10 ही आएगी ना। स्क्वायर वैल्यू अगर 3 दिन बाद भी 5 एम्पियर है तो नीचे 3 का हो जाएगा, तो 5 + 5 + 5, तो कांस्टेंट चीज़ों की तो एवरेज वैल्यू वही हो जाती है ना।
जो चीज़ कांस्टेंट है उसमें क्या एवरेज हो, तो वही वैल्यू होती है, इसलिए वैल्यू भी जो है वो वही की वही आ जाएगी 5 एम्पियर। आरएमएस बोलोगे तो वो भी वही आ जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट्स के लिए सेम आ जाती है। तो अब इससे अपने को एक नोट मिला, क्या मिला, फॉर डीसी वैल्यू ऑफ आई एवरेज और आई आरएमएस इज सेम एज दैट ऑफ डीसी करंट। जो डीसी करंट की वैल्यू होगी वही एवरेज वैल्यू और वही आरएमएस वैल्यू होगी। तो अब अपन अगली बार से नहीं निकालेंगे, जब जब तुम्हें डीसी दिखे ना, जैसे इसमें डीसी दिख रहा है, मुझे इसमें डीसी दिख रहा है, इसमें डीसी दिख रहा है, तो जब जब वो डीसी की बात करेगा तब जो है उसकी एवरेज और आरएमएस वैल्यू उतनी ही मान लेना जितनी क्वेश्चन में दी गई है, जो क्वेश्चन दिया गया है। करंट जो है वही आरएमएस है वही एवरेज। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए इसको नोट कर लें, फिर नीचे ले लेते हैं। पॉज दबाएं, नोट कर लें, नीचे ले रहा हूँ, पॉज दबाएं, नोट कर लें। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरे पे आ जाए। दूसरा है आई इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आई इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी। निकालना क्या है, पहला निकालना एवरेज वैल्यू, सभी की फुल साइकिल के लिए निकाल रहा हूं मैं, और दूसरा आरएमएस वैल्यू फॉर फुल साइकिल। पूरी साइकिल के लिए ही निकाल रहे हैं अपन। ठीक, चलिए निकाल लें इसको पूरी साइकिल के लिए। तो पहले एवरेज निकालता हूं। एवरेज वैल्यू निकालो। अब एवरेज वैल्यू में आप देखें कि एवरेज वैल्यू कैसे निकालते थे। ये एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके टी, जो करंट दिया है वो छोटा ले लेता हूँ, जो करंट दिया है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपॉन टाइम। तो 1 साइकिल के लिए तो टी आ जाएगा, हाफ साइकिल के लिए t/2 आ जाएगा। तो इट इज़ 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t, और करंट की जगह मुझे रखना पड़ेगा 3 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ मैंने रखा 3 साइन ओमेगा टी dt। ये आया 1/t। अब ये याद करो कि 0 से लेके t तक का कोई इंटीग्रेशन इस टाइप का याद करवाया है क्या। तो यहाँ पे पीछे जाएं, जहाँ मैंने इंटीग्रेशन याद करवाए थे, 4 इंटीग्रेशन याद करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 0 से लेके t तक क्या कोई इंटीग्रेशन याद करवाया है। तो 0 से लेके t क्या n t तक भी करवाया है, n बराबर 1 भी होगा तो 0 से t होगा, और साइन ओमेगा t k बराबर 1 होगा, तो उसका आंसर क्या आएगा 0। देखो यहाँ लिखा हुआ है 0 से लेके t तक साइन ओमेगा टी का क्या आएगा 0। चाहे यहाँ पे 5 भी लिख दोगे ना यहाँ पे इस जगह पे तो भी चलेगा, उससे कुछ नहीं, आंसर 0 ही आएगा। तो इसका आंसर हो गया 0। ठीक है, पीछे पीछे इंटीग्रेशन का, तो हमको इंटीग्रेशन करना नहीं पड़ा, हमने याद कर लिया इसलिए। तो जब इसका आंसर 0 हो गया तो ये 0 आया, इसका मतलब 0 आ गई एवरेज वैल्यू। तो पहला आंसर आ गया, एवरेज वैल्यू इज 0। अब वो तो होनी थी, उसका रीजन क्या है कि कर्व साइन कर्व फॉलो कर रहा है। कर्व क्या कर रहा है, साइन कर्व फॉलो कर रहा है। साइन कर्व फॉलो कर रहा है, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ बनाऊं तो क्या बनेगा, ये लाइन इधर, ये लाइन इधर, और साइन कर्व तुमको पता होगा ये इस तरीके से बनता है साइन कर्व। ये टाइम होता है, ये t/2 होता है, और ये 0 होता है। अब इसका तुम अगर एवरेज लोगे तो इसका मतलब एरिया निकालोगे। एवरेज का मतलब ही क्या होता है, एरिया निकालना। तो अगर तुम इसका एरिया निकालोगे तो ऊपर वाले हिस्से का जो एरिया आएगा उतना ही नीचे वाले हिस्से का एरिया आएगा। तो ये एरिया कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव एरिया एक निगेटिव एरिया, इसलिए एवरेज 0 आना ही था। अपन ग्राफ से देख के ही बता सकते थे। तो ये अपने को पहला आंसर पता पड़ गया। पहला आंसर क्या है, एवरेज वैल्यूज की क्या होगी, 0 होगी। ये अपन पहले भी निकाल चुके, लेकिन इस बार अपन शॉर्टकट फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। दूसरा आरएमएस वैल्यू, इसी की आरएमएस वैल्यू देखें। आरएमएस आई आरएमएस निकालोगे तो इट इज इक्वल टू आई का स्क्वायर करना पड़ेगा, dt लेना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से लेके t तक,
उसको टाइम से डिवाइड करके उसका रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ डाल रहा हूँ मैं आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/t वैसा का वैसा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर टी भी वही, करंट है अपना कितने साइन ओमेगा टी है, 3 साइन ओमेगा टी, दैट इज 3 साइन ओमेगा टी, लेकिन उसका स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर है डी टी, ये सब रूट में ही चल रहा। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/t, इसमें से 3 बाहर हो जाएंगे, 3 बाहर हो गया, अंदर बचा इंटीग्रेशन 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। क्या ये वाला इंटीग्रेशन याद करवाया है, 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ये रहा 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, t/2 आता, k बराबर 1 मान लो, तो इसका आंसर t/2 आता। ठीक है, इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, हमने याद कर लिए जो इस चैप्टर में जो काम में आने वाले हैं, तो उसका आंसर हम t/2 लिख देंगे। ठीक, तो लिख देते हैं वहां पे t/2, देखो यहाँ पे, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/t इंटू t/2, t से t कैंसिल, तुम्हारा कितना आ गया ऊपर, रूट ऑफ 3/2, रूट ऑफ 3/2, ये इसकी एक मिनट रुको, ये 9 करना पड़ेगा ना स्क्वायर, इसका स्क्वायर नहीं करा तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो इट विल बी 3/√2, क्योंकि ऊपर का स्क्वायर रूट से हट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा, आंसर आई आर एम एस इज इक्वल टू 3/√2। अब देखो, अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगा देता डायरेक्ट, तो फॉर्मूला ऐसा याद करो कि आई आर एम एस होता I0/√2। ठीक है, कब होता है, जब करंट या तो a साइन ओमेगा टी हो या फिर करंट a कॉस ओमेगा टी हो, तो ये एवरेज आता आर एम एस वैल्यू, जिसमें से ये जो a है ना, यही I0 है इन मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में यहां पे दिया था करंट इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी, जिसमें से 3 उसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, तो अगर मैं फॉर्मूला यूज करता तो 3/√2 लगा देता, 3/√2, क्योंकि I0 की जगह 3 लग देता, तो क्या हो जाता, 3/√2 हो जाता I0 की जगह 3 डालने से, तो वही आंसर आया ना अपना। तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला हम पहले डिराइव कर चुके हैं एसी के केसेस में। तो अब तुमको मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, एक में प्योर एसी था, एक में प्योर डीसी था। ठीक है, तो पहला वाला जो था वो प्योर डीसी का था, दूसरा वाला प्योर एसी का। तो ये 2 तो अपन याद रख ही सकते हैं ना, जितना ज़्यादा याद रखोगे उतना जो है आसानी रहेगी। तो एक क्वेश्चन जो है वो अपन ने प्योर डीसी का कर लिया, एक क्वेश्चन हमने प्योर एसी का कर लिया। अब हमारी बारी आई है 2 टाइप्स के एसी मिक्स हुए हैं, 3 साइन ओमेगा टी 4 कॉस ओमेगा टी, 2 टाइप के एसी मिक्स हुए हैं। तो ये आया अपना क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, करंट 2 प्रकार का है, 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी, ये मिक्स हो गया। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि इसकी एवरेज वैल्यू बताओ और इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताओ। तो ठीक है, पहले अपन इसकी एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज वैल्यू 2 एसी मिक्स, एवरेज वैल्यू कैसे निकालोगे? तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला ये है कि इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर टी आई डी टी और अपॉन टी। तो यहाँ पे मैंने एवरेज वैल्यू के लिए लिखा 1/t इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी, ब्रैकेट लगाया, आई की जगह डाला मैंने 3 साइन
ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी और पीछे डी टी। आई की जगह डाल दिया हमने, यही था ना, इसकी जगह डाल दिया इतना बड़ा, क्योंकि क्वेश्चन ही यही है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इट इज इक्वल टू 1/t, थोड़ा इधर लिख देता हूँ, इट इज इक्वल टू 1/t, इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो, इंटीग्रेशन 0 से लेके t 3 साइन ओमेगा टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके t 4 कॉस ओमेगा टी डी टी। अब ये बताएं कि क्या इसका आंसर 0 है? तो बोले हाँ इसका आंसर 0 है, अभी आपने बताया था फॉर्मूला, 0 से लेके t तक साइन के सभी मल्टीपल 0 होते हैं, तो इसका आंसर 0 हुआ। क्या इसका आंसर 0 है? उसका आंसर, इसका भी आंसर 0 है। आई बात समझ में? कौन से उस फॉर्मूले से जो मैंने तुमको याद करने के लिए दे दिए, 3 साइन ओमेगा टी और या फिर 4 कॉस ओमेगा टी, ये दोनों जो फॉर्मूले के रूप में लिखवा दिए हैं, ये अच्छे से याद कर लो। ये मल्टीपल 0 होते हैं इसके, ठीक है। ये वाला देखो, एक कॉस ओमेगा टी वाला फॉर्मूला है, कॉस ओमेगा टी, ये 0 होता है। तुम 0 से लेके एन टी तक करो, एन टी है ना, 1t 2t 3t कुछ भी करो, 0 ही आएगा, ठीक है। और ये भी 0 से लेके एन टी तक कुछ भी करो, ये आंसर भी इसका 0 ही आएगा। साइन का भी 0, कॉस का भी 0, एन टी तक। तो साइन का भी 0 और कॉस का भी 0, एन टी तक देख लें, यहाँ पे आ रहा है क्या 0, तो ये है ना, साइन का भी और कॉस का भी, तो 0 आ रहा है। तो इट इज इक्वल टू 1/t और ये 0 है दोनों, तो इसका मतलब 0 में t का डिवाइड भी कर देने से 0 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? एवरेज वैल्यू क्या आ गई इनकी? तो आई एवरेज इज 0, 2 साइकिल्स के लिए, 2 टाइप के एसी के लिए, एक एसी है एक एसी है, तो 2 तरह के एसी के लिए एवरेज वैल्यू 0 आ गई। अब बच्ची क्या आरएमएस वैल्यू निकालनी? आरएमएस वैल्यू ऑफ 2 मिक्स्ड एसी, आरएमएस वैल्यू ऑफ 2 मिक्स्ड एसी कौन कौन से हैं? 3 साइन ओमेगा टी, एक तो 3 साइन ओमेगा टी, एक 4 कॉस ओमेगा टी। ये है क्वेश्चन, आगे निकल गया था ये क्वेश्चन। तो 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी, तो आई इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी। इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है। अब आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कर देते हैं इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर दें, देखो तो ये हो जाएगा आई का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला ऐसा है ना, फॉर्मूला क्या है? आई आर एम एस इज इक्वल टू, तुम्हें अंडर रूट में चाहिए और इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक चाहिए आई स्क्वायर डी टी का, और 1/t यहाँ लगा रहेगा, तो स्क्वायर तो करना पड़ेगा। स्क्वायर करना पड़ेगा तो बड़ी बड़ी स्टेप्स आएंगी, थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू, अंडर रूट में बाद में ले लूँगा, ठीक है, पहले मैं उसका स्क्वायर कर दूँ और इतना इतना हिस्सा सॉल्व करके तुमको बता दूँ। कितना हिस्सा? यहाँ से, अरे कहाँ उड़ गया ये t, ये इंटीग्रेशन, सिर्फ इतना हिस्सा सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये येलो वाला, ठीक है। इतना हिस्सा सॉल्व करके बाद में पुट करेंगे। तो बेसिकली हम इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं 0 से लेके t तक, जिसको अपन बाद में यहाँ पुट कर देंगे। तो अभी तो 0 से लेके t तक स्क्वायर करो, तो 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी डी टी, और यहाँ पे स्क्वायर, ये सॉल्व करना, फिर पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करने के लिए होगा 0 से लेके t तक, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये पूरे को a मानो, इस पूरे को b मानो, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab,
और dt। अब ये dt क्या होता है, ये ब्रैकेट के बाहर होता है तो सबके साथ लग जाएगा, तो तुम्हारा इंटीग्रेशन भी टूटता जाएगा, वो हो जाएगा 0 से लेकर t 9 साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। dt उधर से इधर आ गया, सब में कॉमन इंटीग्रेशन अलग अलग कर रहा हूं मैं, इसका इंटीग्रेशन अलग इसका अलग, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t 16 कॉस स्क्वायर ओमेगा t dt प्लस ये हो गया 4 3 ज़ा 12 इंटू 2 24 को अपन लिख सकते हैं 12 इंटू 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी और उसका इंटीग्रेशन अलग हो गया, कहां से कहां तक, 0 से t तक, ये dt लिखा है पीछे, ठीक है। अब यहां पे देखें 9 बार इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt प्लस 16 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t कॉस स्क्वायर ओमेगा टी dt प्लस 12 बार इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर t साइन 2 ओमेगा टी dt। अब ये क्या हुआ चमत्कार, तो बेसिकली 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे उसने बोला कि इसका इंटीग्रेशन क्या होएगा, तो तुमको इतने का इंटीग्रेशन लिखवाया ना मैंने, इतने का इंटीग्रेशन t/2 था, याद है। फिर इतने हिस्से का भी इंटीग्रेशन लिखा है, ये भी t/2 है, तो इसकी जगह मैं डाल दूंगा 9 इंटू t/2 प्लस 16 इंटू t/2 प्लस इतने का इंटीग्रेशन, इतने का 0 है, साइन 2 ओमेगा टी है ना ये, तो साइन 2 ओमेगा टी का क्या होगा 0, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 0, अरे पीछे लिखवाएं रटो, इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 9t प्लस 16t/2, इसका मतलब 25t/2 आ गया है, ये तो इंटीग्रेशन आ गया भैया 25t/2। अभी पुट करना बचा है, पीछे देखो क्या में पुट करना था, यहाँ पुट करना था वो, ठीक है, और फिर 1/t भी आएगा, तो इसमें पुट करना बचा है। तो IRMS ये बेसिकली अपन ने निकाला क्या है, हमने निकाला इसका इंटीग्रेशन, तो IRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/t इंटीग्रेशन 0 से t i स्क्वायर dt। तो ये जो इंटीग्रेशन है इतना मैंने निकाल लिया, ये यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं, तो IRMS जो है वो कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 1/t और इसकी जगह आ जाएगा 25/t/2। अब ये t से t कैंसिल, तो जो IRMS की वैल्यू आई है वो आई है 5/√2, ये आ गई इसकी वैल्यू। अब सवाल ये उठता है कि वैल्यू तो मैं निकाले जा रहा हूँ, अभी 3-4 क्वेश्चन और भी बचे हैं, लेकिन वहाँ कैसे करेंगे इतने कठिन, कोई शॉर्टकट है क्या इसका, ठीक है। तो उसका आंसर है हाँ, इसका एक शॉर्टकट है। शॉर्ट ट्रिक ये है, ये कब लगेगी, जब 2 AC मिले होंगे, जब 2 AC मिक्स हो गए हों तो ये शॉर्टकट लगाना, करंट इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस B कॉस ओमेगा टी फॉर्मेट में हो, तो इसकी जो पीक वैल्यू होती है, पीक वैल्यू जिसको अपन मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, वो मैक्सिमम वैल्यू बेसिकली इसका डिफरेंशियल करके 0 पुट करने से आती है, अपन मैक्सिमम निकालते हैं ना, तो उससे आती है। तो वो फाइंड आउट की गई है बाय मैक्सिमा मिनिमा, जो कि मैथ्स के विद्यार्थी कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूं कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आई थी, मैक्सिमम वैल्यू इट इज अंडर रूट ऑफ A² प्लस B², ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई है।
अब अगर तुम इसको रट लो इसमें मैक्सिमम वैल्यू तो बात ही खत्म हो जाए। और इस मैक्सिमम वैल्यू को पीक वैल्यू बोलते हैं। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, पीक वैल्यू आ गया। अब पीक वैल्यू जैसे आएगी तो आई की पीक वैल्यू को आई नॉट बोलते हैं, तो वो आएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इस्तेमाल कर लेना। अब उसके बाद देखो ये ट्रिक लगाएंगे कैसे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में यदि ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन यदि ट्रिक से सॉल्व किया जाए तो उस केस में पहले क्वेश्चन देखो क्या था। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था i इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी की पीक वैल्यू बतानी थी, IRMS बताना था। तो IRMS का फॉर्मूला है आई नॉट बाय रूट टू, जहां पे आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू है। और पीक वैल्यू को ही अपन मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। और मैक्सिमम वैल्यू जब 2 AC मिल जाती है तो क्या आती है, 2 AC मिल जाते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसमें से ये a है और ये b है, क्योंकि i इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो ये a से कंपेयर हो गया, b से हो गया, तो a बराबर 3 है और b बराबर 4 है। इसमें पुट कर देंगे, तो तुम्हें मिलेगा आई नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 हो गए जुड़ के, वैल्यू देगी रूट के बाद 5। इसका मतलब इसका आई मैक्स 5 है। और आई मैक्स यदि तुम्हें पता है तो तुम्हें IRMS का फॉर्मूला पता होगा, IRMS इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट 2, ये इसका फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं आई नॉट बाय रूट 2 वाला भाई, क्योंकि हमें आई नॉट तो पता पड़ ही गया ना। तो ये आई नॉट को यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे तो IRMS कितना हो जाएगा, 5/√2 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। ये शॉर्ट में आया ना, इतना लंबा कुछ करना नहीं पड़ा, पहले भी यही आंसर आया था 5/√2, अभी भी IRMS 5/√2 है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए लिख लीजिए फटाफट, यहाँ से लिखे, पॉज दबाएं, नीचे ले रहा हूँ, पॉज दबाएं और नीचे ले रहा हूँ, पॉज दबाएं और नीचे ले रहा हूँ, पॉज दबाएं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अभी भी इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इसी में 2 क्वेश्चन और भी बचे हुए हैं। कौन कौन से बचे हैं अपने पास, एक क्वेश्चन तो बचा है AC में DC मिक्स हो गया, ये वाला AC में DC मिक्स हो गया, और एक था AC DC सब मिक्स हो गया। इसके अलावा भी क्वेश्चंस हैं, तो ये अभी पूरा हो नहीं पाया है, इसको अपन अगली क्लास में करते हैं। ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 2 आएगा इसका, तभी जो है ये पूरा हो पाएगा, क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चंस और भी समझाने हैं, एक ग्राफिकल मेथड भी समझाना है। तो ये आएगा टू बी कंटिन्यूड। पार्ट 2 अगली क्लास में देखेंगे।